आज आप लोगों की स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की कंबाइंड क्लास है और हमने आज स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का यूनिट 2 पढ़ना है। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, तो आपका यूनिट 2 के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है दैट विल बी रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट ओनली, कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में काम करता है और उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज है व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है जनरल सेंस में? व्हाट इज एनवायरनमेंट? कोई बता सकता है एनवायरनमेंट क्या होता है? मैम हमारे आसपास का वातावरण। बिल्कुल, हमारे आसपास जितना भी एटमॉस्फेयर जो भी प्रेजेंट है वो होता है हमारा एनवायरनमेंट। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बिजनेस के, वो सब आपके एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम और कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल and external factors such as employees, customers, and expectations, supply and demand, management, clients, suppliers, ऑनर, एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट, ये सब की सब चीजें आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। अगर मैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करूं तो बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट जितना भी होगा, यानी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, आपकी मैनेजमेंट क्या कह रही है, आपकी जो भी कंपनी के अंदर पॉलिसीज हैं, जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाए हैं, सब चीजें आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो सब चीजें आती हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर, ठीक है, सप्लायर्स जो भी हो गए, वो सब हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। हम लोग जो मेन बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस को एक्सटर्नली कौन कौन सी चीजें जो हैं इफेक्ट करती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एंड स्ट्रेटजी क्वेश्चंस दैट अफेक्ट की फैक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे थ्रेट्स को कंसीडर किया जाता है जो ऑटोमेटिकली बिजनेस की सक्सेस को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है बिजनेस एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? किसी को कोई डाउट हो? किसी को डाउट है इस यहाँ तक जितना कराया अब तक? प्रतिभा, यतिंग और पूजा, आप तीनों को कोई डाउट है इसके अंदर अभी? ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम लोग अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स आते हैं: कस्टमर, कॉम्पिटिटर, आपकी इंडस्ट्री और आपकी इकोनॉमी। ये चारों को हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। आपका जो कस्टमर्स है उसमें 3 फैक्टर्स आते हैं: सेगमेंटेशन, मोटिवेशन एंड नीड आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड है हमारा कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के अंदर हमारे आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कॉम्पिटिटर्स, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स पुराने चल रहे हैं उनके बारे में, और जो आने वाले कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में। इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर आएगा हमारा पोटेंशियल, हमारी खुद की इंडस्ट्री का, हमारी इंडस्ट्री का साइज, स्ट्रक्चर, जितनी कॉस्ट आ रही है, हमारी बिजनेस की ग्रोथ के कितने चांसेस हैं, हमारे बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, हमारा लाइफ साइकिल कैसा है, वो सब चीजें हमारी इंडस्ट्रियल एनालिसिस में आएगी। एंड फोर्थ इज इकोनॉमी एनालिसिस, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, डेमोग्राफी, कल्चर और इकोनॉमीज आती हैं सारी की सारी। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस हमारा ए पार्ट है, जैसे हमने टेबल में भी देखा था। कस्टमर एनालिसिस का मेन जो काम है दैट इज कि हम लोग अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, जो अभी कस्टमर्स हैं या फ्यूचर में कस्टमर्स हमारे बन सकते हैं, उन सभी को कंसीडर करते हैं। कस्टमर एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज जब आप अपने बिजनेस को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, सॉरी, जब आप अपनी मार्केट को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि जो मेरा बिजनेस है वो चंडीगढ़ में चल रहा है, ठीक है, तो चंडीगढ़ के कुछ सेक्टर्स को जब मैं सिलेक्ट कर लूंगी, सेगमेंट बना दूंगी उनके,
कि सेक्टर 15 के अंदर ये एज ग्रुप मेरा कस्टमर है, सेक्टर 10 के अंदर ये एज ग्रुप मेरा जो वो कस्टमर का सेगमेंट है, ठीक है। तो जब मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी अपनी मार्केट को, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला है हु आर द बायर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को परचेज कौन कौन कर रहा है, ठीक है। हु आर द मेन बायर्स ऑफ योर प्रोडक्ट। बी पार्ट इज हु आर द लार्जेस्ट बायर। उसके बाद आप चेक करोगे कि ये सब बायर्स हैं, इनमें से सबसे लार्जेस्ट बायर कौन से हैं हमारे, यानी किस एरिया में सबसे ज्यादा हमारा प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज हु आर नॉट बायर्स बट मे बी मे बाय इन फ्यूचर। अब हम लोग उन लोगों को कंसीडर करेंगे जो अभी तो हमारे बायर्स नहीं है, अभी हमारे कस्टमर्स नहीं है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में उन लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और वो हमारे बायर्स बन जाए, तो सी पार्ट में हम उन्हें कंसीडर करेंगे। फोर्थ पार्ट इज हाउ इज मार्केट सेगमेंटेड। अब हमने मार्केट को किस बेसिस पे सेगमेंट किया, किस बेसिस पे डिवाइड किया है। एज ग्रुप के बेसिस पे किया है, मेल फीमेल बेसिस पे किया है, एजुकेशन बेसिस पे किया, किस बेसिस पे हमने अपनी मार्केट को डिवाइड किया है, ये क्वेश्चन भी हम अपना जरूर फाइंड आउट करेंगे। और लास्टली हाउ शुड द मार्केट बी सेगमेंटेड, कि किस तरीके से आप अपनी मार्केट को डिवाइड करना चाहते हो। चार सेक्टर्स को एक सेगमेंट बनाना चाहते हो या फिर सिर्फ एक ही सेक्टर को एक सेगमेंट बनाना चाहते हो, ये सब डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है। दिस वाज सेगमेंटेशन। इसके अंदर था ये कस्टमर एनालिसिस में। इसका कस्टमर एनालिसिस का सेकंड पार्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक में हम उन सब चीजों को देखेंगे। नाउ मोटिवेशन के अंदर हमारा आता है, क्वेश्चंस आएंगे कुछ इसके अंदर भी। फर्स्टली व्हाट आर द बायर्स मोटिव। बायर का हमारा प्रोडक्ट खरीदने का मेन मोटिव क्या है, क्या रीजन है कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। सेकेंडली व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑफर दैट स्टिमुलेट द बाइंग। ऐसे कौन से ऑफर्स हैं जो अगर हम कस्टमर्स को देंगे तो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे ऑफर्स हम फाइंड आउट करते हैं जिस वजह से कस्टमर ज्यादा खरीदे। अब जैसे अगर मैं बात करूं क्रैक्स, क्रैक्स एक बहुत अच्छा स्नैक है जो बच्चे परचेज करते हैं बेसिकली। उन बच्चे उसे परचेज क्यों करते हैं, कोई रीजन बताएगा। बच्चे क्रैक्स का जो वो स्नैक आता है उसे परचेज क्यों करते हैं। देखा है सब लोगों ने क्रैक्स, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सुना नहीं। CRAX क्रैक्स, वो रिंग टाइप होता है, देखा है सब लोगों ने। यस मैम। ओके, तो उसे परचेज करने का मेन रीजन क्या है बच्चों का, बच्चों से क्यों खरीदते हैं। नो डाउट टेस्ट होता है उसके अंदर, बट एक और रीजन है क्यों परचेज करते हैं बच्चों से। मैम उसमें टॉय भी निकलते हैं। बिल्कुल, उसके अंदर टॉयज निकलते हैं। तो क्रैक्स कंपनी ने एक ऑफर टाइप ढूंढ रखा है जिस वजह से बच्चे उसे ज्यादा परचेज करते हैं। तो हम लोग एज अ बिजनेसमैन ये चीज जरूर देखेंगे कि हम ऐसे कौन से ऑफर्स अपने कस्टमर्स को दें कि वो हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करें। थर्ड इज व्हाट ऑब्जेक्टिव डू द कस्टमर सी। कस्टमर का हमारा प्रोडक्ट खरीदने का मेन मुद्दा क्या है। अब जैसे हमने बात की क्रैक्स की, तो क्रैक्स बच्चे ज्यादा इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें उनके पास टॉयज कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रीजन पता होना चाहिए। लास्टली व्हाट चेंजेस इन कस्टमर मोटिवेशन आर अकरिंग और लाइकली टू अकर। फिर हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिस वजह से कस्टमर जो है वो चेंज हो रहा है, कस्टमर का मोटिव बदल रहा है, तो हम ऐसी सारी चीजों को कंसिडर करेंगे। थर्ड टॉपिक इज नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है कि हम लोग जरूरत पता करेंगे कि कस्टमर की नीड्स क्या क्या है। इसके अंदर भी हम कुछ चीजों को कंसिडर करते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टू न्यू द एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सबसे पहले हम कस्टमर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा अभी रिसेंट प्रोडक्ट चल रहा है उसके साथ कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी है, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो कौन सी चीज उसमें खराब लगी है, हम ये सब चीजें जानेंगे। बी पार्ट एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम और शॉर्टकमिंग एसोसिएटेड विद एग्जिस्टिंग गुड्स। हम लोग सारी प्रॉब्लम्स का पता करेंगे जो भी कस्टमर्स को आ रही हैं रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हम लोग
हम लोग कुछ मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ रेडी टू ईट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें बेच रहे हैं जिनको आप एट अ टाइम कंज्यूम कर सकते हो। तो कस्टमर को उसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही थी कि जब जो जिन बॉक्सेस में हम कस्टमर को वो सब दे रहे थे, नहीं, हम लोग जो कस्टमर को चीजें दे रहे थे वो पॉलिथीन में दे रहे थे, ठीक है। तो कस्टमर को वो तरीका पसंद नहीं आया, उन्हें खाने में दिक्कत होती थी कि उस चीजों को कैसे संभालेंगे, कैसे खाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने अपने प्रोडक्ट के लिए एक बॉक्सेस टाइप बना लिया कि जो बॉक्सेस है वो कस्टमर कहीं भी आसानी से ले जा सकता है, पॉलिथीन से ज्यादा आसानी से कैरी कर सकता है। तो हम कुछ ऐसी चीजें फाइंड आउट करेंगे जो कस्टमर को दिक्कत दे रही है और फिर उसे सॉर्ट आउट करेंगे। देन इवेल्युएशन ऑफ बेनिफिट ड्राइव्ड एंड बेनिफिट डिजायरेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फिर हम देखेंगे जो हमारा रिसेंट प्रोडक्ट अभी हम बेच रहे हैं उससे हमें क्या क्या फायदा हो रहा है, और जो फायदा अभी नहीं हो रहा है वो हम कैसे गेन कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट था हमारा कंज्यूमर एनालिसिस, अब है हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेंगे। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेन जो लोग होते हैं वो एक तो हमारा कस्टमर होता है जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, और दूसरा होता है हमारा कॉम्पिटिटर जो हमारे ही सेम बिजनेस में डील कर रहा हो, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट है कॉम्पिटिटर, एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल। सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारे एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, दैट द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, कि हमारा किस तरीके का कंपटीशन है, डायरेक्ट कंपटीशन है या फिर इनडायरेक्ट कंपटीशन है। डायरेक्ट कंपटीशन कैसे होगा कि हम लोग एक ही जगह पर डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग भी चंडीगढ़ में ही अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो भी चंडीगढ़ में ही बेच रहा है, तो दैट विल बी अ डायरेक्ट कंपटीशन। इनडायरेक्ट कंपटीशन कौन सा होगा, अगर हम दोनों सेम बिजनेस में डील कर रहे हैं बट थोड़े डिस्टेंस पे हमारा कंपटीशन चल रहा है, ये नहीं है कि एक ही जगह पे हमारा कंपटीशन हो रहा हो, ठीक है। बी इज कस्टमर्स चॉइस, हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर की चॉइस के हिसाब से बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, और अगर कस्टमर को कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आ रहा है तो वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो हमें चॉइस ऑफ कस्टमर पता होनी चाहिए। हम लोग फिर उसके बाद चेक करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर कोई और सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट किया जाए, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रही हूँ कॉफी का, ठीक है, हो सकता है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कॉफी का बिजनेस कर रहा हो। अगर वो कॉफी का बिजनेस कर रहा है तो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बट अगर मैं कॉफी का बिजनेस कर रही हूँ और जो मेरा कस्टमर है, सॉरी, जो मेरे कॉम्पिटिटर है वो चाय का बिजनेस कर रहा है, तो वो होगा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, क्योंकि चाय और कॉफी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। दो, अगर किसी को चाय नहीं पसंद होती है तो वो कॉफी पीता है, और अगर किसी को कॉफी नहीं पसंद होती है तो वो चाय पीता है, तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन हम पॉलिसीज चेक करेंगे हमारे पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स की, जो हमारा जो भी कॉम्पिटिटर है उसकी पॉलिसीज क्या है, वो क्या किस बेसिस पर डील कर रहा है, वो क्या क्या चीजें नई लेके आ रहा है, वो कितनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहा है, वो सब चीजें हमें आइडिया होना चाहिए। सेकेंड इज कंपटीशन। कंपटीशन हम लोग चेक करेंगे कि किस लेवल तक का है, हाई लेवल कंपटीशन है, साइज कितना है हमारे कंपटीशन का, यानी बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि हम भी चंडीगढ़ में ही डील कर रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिटर भी चंडीगढ़ में ही है, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे इस कंपटीशन की वजह से हमारी कितनी ग्रोथ हो सकती है और कितनी ग्रोथ रुक सकती है। देन हम लोग हमारी पास्ट और रीसेंट स्ट्रेटजीज को चेक करेंगे कि जो प्लान्स हमने बनाए हैं, पहले बनाए थे और जो अब बनाए हैं, वो सही हैं या नहीं। देन वील चेक द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। फिर हमें अब हमारे दुश्मन की जनरल सेंस में भी अगर बात करें तो हमें हमारे दुश्मन की, हमारे ऑपोजिट जो भी पर्सन है, उसकी सारी पार्ट्स पता होनी चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, और उसकी वीकनेस भी जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट वीकनेस आप कभी सामने वाले को हरा नहीं सकते, ठीक है। थर्ड टॉपिक आता है, पहला कस्टमर एनालिसिस था, दूसरा कंपटीशन एनालिसिस था, थर्ड इज इंडस्ट्री एनालिसिस। हम लोग अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे, ओके। इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है एक्चुअल एंड पोटेंशियल इंडस्ट्री साइड।
हम इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस इकट्ठे डील कर रहे हो, सेम टाइप ऑफ बिजनेस, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस जहाँ एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसे हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना साइज ऑफ करंट एंड पोटेंशियल मार्केट चेक करेंगे कि जहाँ पे हम डील कर रहे हैं उस मार्केट का साइज कितना बड़ा है, कितने बड़े लेवल पे हमारा बिजनेस चल रहा है। देन वील एनालाइज द गैप, हमारा गैप पता करेंगे कि हमसे लेकर कॉम्पिटिटर तक पहुंचने तक हमारे प्रोडक्ट का गैप कितना है, ठीक है। देन इज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, तो हम लोग अपना इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इंक्लूड्स हमारे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, हमारा प्रोडक्ट कितने डिफरेंशिएट कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स से। देन हमारी इकोनॉमी किस तरीके की चल रही है, अगर ओवरऑल इकोनॉमी ही डाउन चल रही है तो हमारा जो इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, अगर इकोनॉमी सही चल रही है तभी हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी। देन देयर इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जैसे मैंने बताया कि सेम बिजनेस में ना डील करके उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में डील करना, एक चाय में डील कर रहा है तो दूसरा कॉफी में डील कर रहा है, अगर एक जेल पेन चला रहे हैं तो दूसरा बॉल पेन यूज कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। थर्ड इज कॉस्ट स्ट्रक्चर, देन हम हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर चेक करेंगे, हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, जिसके अंदर हमारी प्लांट की कैपेसिटी आती है, जो हमारा बिजनेस है वो कितनी कैपेसिटी रखता है, यानी वो एक महीने में कितना प्रोडक्ट बना सकता है, 50 यूनिट बना सकता है, 1000 यूनिट्स बना सकता है, तो हम लोग अपना कैपेसिटी चेक करेंगे। देन इज फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसे हमने कहाँ इन्वेस्ट किया। फिक्स्ड एसेट्स आर जो इजीली पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है, जिन्हें आपको मनी में कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगे, वो होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। देन वी हैव वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल जो हमारा कैपिटल इस टाइम पे बिजनेस में यूज हो रहा है, जो मनी और जो भी चीजें हमारी बिजनेस में यूज हो रही है। देन वी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हम लोग कितना लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ये सब चीजें थी हमारी इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर। लास्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है कि हम क्या तरीके यूज कर रहे हैं कंपनी से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक, हमारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे जा रहा है, हमारी डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर है या फिर हमारे शोरूम्स के अंदर है या फिर रिटेलर्स के पास है, ठीक है। तो हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का आइडिया होना चाहिए। देन इंडस्ट्री ट्रेंड, के इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, क्या नया फैशन आया है, क्या चेंजेस हुए हैं हमारी मार्केट के अंदर, वो सब चीजें हम पता करेंगे। देन वी हैव इकोनॉमी एनालिसिस, जब हम हमारी इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, इसके अंदर पहली चीज आती है टेक्नोलॉजी। आपका टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर एग्जांपल हम लोग हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो 5 साल पुरानी है, अब एकदम से हमारा कॉम्पिटिटर नई टेक्नोलॉजी ले आया है और उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन रहा है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, तो उस वजह से हमें हमें नुकसान होगा, ठीक है। तो हमें टेक्नोलॉजी, जो करंट न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है उसका आइडिया होना चाहिए। सेकेंड इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को, किस तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाएगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट GST लेके आई थी, तो उस वजह से बिजनेस, सारे के सारे बिजनेस को, सारी फील्ड्स को, सारे के सारे सेक्टर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी सारे की सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज छोड़ो, जो कॉमन मैन था उसको भी इतना ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। हमें आइडिया होना चाहिए कि गवर्नमेंट आगे फ्यूचर में क्या क्या कर सकती है, ठीक है। देन वी हैव कल्चर, कल्चर इंक्लूड्स फैशन, ओपिनियन, एजुकेशन, सोशल लाइफ, हमारा लाइफस्टाइल किस तरीके का है, ये सब चीजें कल्चर के अंदर आती हैं। देन वी हैव डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इंक्लूड्स एज, इनकम, आपकी फैमिली, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन, ये सब चीजें आपकी डेमोग्राफी में आती है। देन वी हैव इकोनॉमीज, इकोनॉमी के अंदर आपकी हर चीज आएगी कि आपके टैक्सेस के रेट क्या चल रहे हैं, आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन मिल रहा है, आपका हेल्थ इंडस्ट्री किस तरीके का चल रहा है, आपकी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की है, ये सब चीजें आपकी इकोनॉमीज में आती है। ये थे हमारे 4 टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। पहला कस्टमर, दूसरा कॉम्पिटिटर, तीसरा इंडस्ट्री, फोर्थ वाज इकोनॉमिक्स, ठीक है।
अब बात आती है कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स। कॉम्पिटिटिव डायनामिक एक छोटा सा कंसेप्ट है विच शोज कि हम लोगों को किस तरीके से अपने कंपटीशन से अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है। Competitive dynamic is a study of inter-firm rivalry constitute of competitive action and response, their micro and macro level context as well as their consequences। तो हम वो सब चीजें चेक करेंगे जो भी हमारे कंपटीशन में चल रही हैं। हमारा फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस का जो प्रोडक्ट था वो 10 रुपए पे बिक रहा था, हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या किया, कम रेट पे जो रॉ मटेरियल था वो परचेज किया और 8 रुपए में अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या कॉम्पिटिटर का बिकेगा? हम लोग 10 रुपए पे बेच रहे हैं और कॉम्पिटिटर ने 8 रुपए उसका रेट कर दिया, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा? कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा? पूजा, am I audible? आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपका रेट कम कर ले, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अब अगर कॉम्पिटिटर ने 8 रुपए कर दिए तो हमें भी 8 रुपए ही करना पड़ेगा या फिर उससे कम करना पड़ेगा, 6 रुपए पे बेचना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को ताकि हमारा प्रोडक्ट बिक सके। महंगा प्रोडक्ट कोई भी नहीं बेचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देन वी हैव हाइपर कंपटीशन। हाइपर कंपटीशन एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमें दिस कंसेप्ट सेज, ये नया मॉडल है कंपटीशन का जिसमें कहा जाता है कि एक बिजनेस को आइडिया होना चाहिए कि उसे किस लेवल के ऊपर नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ। सबको व्हाइट बोर्ड विजिबल है? व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? हमने एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया जो अभी के लिए जिसकी सेल्स बढ़ रही है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर सेल्स नीचे आ गई। अब हाइपर कंपटीशन सेल्स कि एक बिजनेस को पता होना चाहिए कि उसे किस जगह पे नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है ताकि हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते रहे, कम नहीं। अब यहाँ पर एकदम से कम होने स्टार्ट हो गया तो इस बिजनेस को इस एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि यहीं से इनकी इंडस्ट्री दोबारा ग्रो करनी स्टार्ट कर जाए। हमें इस लेवल पे नहीं आना, हमें दोबारा ऊपर बढ़ना है। जब ये नीचे जाने लगेगा तो हमें दोबारा से यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट, नई स्ट्रेटजी लेके आनी है ताकि यहाँ से फिर से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाए। कोई भी बिजनेस नहीं चाहेगा कि उससे इतना डाउन आना पड़े, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये सभी को क्लियर है हाइपर कंपटीशन? क्या सबको हाइपर कंपटीशन क्लियर है? Yes, ma'am. Then we have resource based view. Resource based view एक छोटा सा concept है which says RBV is a managerial framework used to determine the strategy resource of a firm. Resource based view हमें आइडिया देता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है बिजनेस की वो हमने कहाँ से ली है, किससे इंस्पायर होके हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कितना ज्यादा हम लोगों को इफेक्ट कर रही है, कितना ज्यादा फायदा दे रही है, ठीक है। ओके